नमस्कार, आप देख रहे हैं DRN भारत। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास आए हैं जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। जिले से लेकर प्रदेश में, प्रदेश क्या माना जाए पूरे हिंदुस्तान में इन्हें लोग जानते पहचानते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं भदोही के कि तमाम राजनीतिक दल से लेकर तमाम संगठन के लोग इनके पास आते हैं और मिलते हैं, और ये आने वाले 2024 के चुनाव में हो सकता है सांसदीय के रूप में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसी के सिलसिले में आज हम आए हुए हैं, इनसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे भदोही में क्या समस्याएं ऐसी हैं जो इनको राजनीतिक दल में आकर या राजनीति में आकर भदोही की सेवा देने के लिए तैयार हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि क्या इनके मुद्दा होंगे, क्या समस्याएं हैं भदोही में, यहाँ के आम जनमानस की क्या दिक्कतें हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मित्र, सत्य जैसे। सबसे बड़ा सवाल हम आपसे ये कहेंगे कि समाजसेवी हैं आप और समाज की तमाम तरीके से सेवाएं कर रहे हैं, संगठन भी चल रहा है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो है कि आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा? मित्र, मैं उपायुक्त राजगढ़ के पद पर कार्य कर रहा था, तो जो वेतन आज सुविधाएं हमको प्राप्त थी, सांसद को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उससे आशा की हमको भी मिल रही थी, तो इसीलिए स्पष्ट है कि हम वेतन भत्ते किसी लाभ पद के लिए इस राजनीति में नहीं आ रहे हैं। अब हम किस लिए आ रहे हैं, वह विषय ये है कि हमारे मन में भारत का एक सपना है, अपने ऋषियों का और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों बलिदानियों का, कि उन्होंने कैसे देश का सपना देखा होगा। 25 वर्ष की राजनीतिक सेवा करके देखा, चाहे जो सरकार रही हो, 25 वर्ष में लगभग सभी दलों की सरकारें रही, कि जनता का शोषण होता है कार्यालयों में, यह ठीक नहीं है। देश स्वाधीन है तो नागरिक भी स्वाधीन होने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने श्रम किया है राजनीति को सुधारने का, लेकिन बहुत काम करने की आवश्यकता है आगे, और यह कार्य तब होगा जब सैकड़ों करोड़ लोगों के देश में, जब सैकड़ों हजारों लोग उस विचार से संबद्ध होकर काम करेंगे, तब परिवर्तन आएगा। देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आपने देश में आम जनमानस की जो समस्याएं आ रही हैं, शोषण हो रहा है, इससे हम बात करेंगे कि क्योंकि तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं या संगठन के लोग हैं, जैसे चुनाव नजदीक आता है वो अपने एजेंडे के तहत जो चुनाव में आ जाते हैं, और जीतने के बाद या प्रतिनिधित्व चुनने के बाद उस सारी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कहीं आने वाले कल में आप भी ऐसा तो नहीं कर देंगे कि जिससे जनता ये समझे कि हमें छलावा महसूस हो रहा है, या जो है कि हमने जो मुद्दे लेकर आए थे हम उस मुद्दे पे वोटिंग किए या उनको वोट दिए, लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रहा है। मित्र, अब इसमें मैं ये कहना संक्षेप में ठीक समझता हूँ कि जब आपने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, उसका कोई इतिहास नहीं है, नहीं समझा है, तो आप उसके बारे में अनुमान कर सकते हैं, और वो अनुमान सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, जैसा आपने प्रश्न किया है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को आपने देख लिया और उसका इतिहास आप जानते हैं कैसा है, यदि अच्छा इतिहास है तो उसे आगे अच्छे की आशा करें। यदि उसका इतिहास अच्छा नहीं है तो आप अच्छे की आशा न करें, तो आप अपने को धोखे में न डालें तो अच्छा है। अब जहां तक प्रश्न आपका मुझसे है कि 25 वर्ष तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उपायुक्त राजगढ़ के पद पर हमने सेवा किया है, और 99 पैसे नहीं, 100% सत्यनिष्ठा से सेवा किया है, अपने प्रदेश की जनता की सेवा किया है। और हमारे अधिकारी यहाँ से लेकर के ऊपर तक, लखनऊ तक ये मानते थे कि जहाँ मैं होता था उससे विभाग को सहज जो एक अधिकारी कार्य करता है उसके 100-200 करोड़ रुपए का वर्ष में अतिरिक्त लाभ होता था, करापुंचर रुकता था। तो अपने जीवन की परवाह न करके 2 बार हत्याओं का प्रयास होने के बावजूद नौबतपुर में और बांदा में हमने कभी सत्य से समझौता नहीं किया है। तो आगे भी हम बड़ा साफ करें, राजनीति आज की कहती है कि थोड़ा सा मिलावटी हो जाओ, झूठे बन जाओ, पैसा कमाओ, पैसा बांटो, नेता बन जाओ, राजनीति करो, नहीं करना ऐसी राजनीति का। दूसरा भी इसका मार्ग है, वह मार्ग है जनता का हृदय जीतना, जनता के लिए कार्य करना। तो यह जो भदोही की जनता है, जो लगभग 20 लाख मतदाता होंगे और 40 लाख से कुछ कम जनसंख्या है, उनसे हम कहना चाहेंगे, ईश्वर ने, प्रभु ने हमको प्रेरित किया कि आप भदोही में राजनीतिक रूप से जिसे देखते अनुभव करते रहे शासन की समस्या के रूप में और प्रशासक के रूप में रहते हुए, अब उसको सुधार के कुछ कर दिखाने का उपाय खोजो, एक उदाहरण बनाओ। हमको एक बार घर परिवार छोड़ करके परिव्राजक में बन चुका हूँ, आगे भी ऐसा ही विचार है कि यह जीवन रहेगा तो हम आगे 75 वर्ष व्यवस्था में संन्यास लेंगे। राजनीति को प्रमाण शिक्षा देने के लिए हम जनता को ये कहते हैं कि मेरा जो इतिहास है 25 वर्ष राजनीतिक सेवा का, अपने जनपद में कहीं भी पता करो,
आप यदि आपको लगे यह व्यक्ति सचमुच सच्चा है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही करता है, तो आप भरोसा करो, विश्वास करो, अथवा प्रश्न करो, परीक्षा करो हमारी, और जब संतुष्ट हो जाए तो हमारा साथ समर्थन दीजिए। सत्यमेव जयती जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि जिस काशी नरेश विश्वविद्यालय की बात यहाँ जहाँ पे आप राजनीति की आपकी शुरुआत की या राजनीति भी वहाँ से किए हुए हैं, सुनने में आया है, तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे भदोही जिले के तमाम लोग ऐसे हैं या छात्र नेता जो हैं या छात्र हैं, उन्होंने भदोही में विश्वविद्यालय की मांग काफी दिनों से चल रहा है, लगभग हम मेरे साथ 2 दशक हो गए होंगे, और उस विद्यालय का यहाँ पर न तो स्थापना हो पाया और न ही शिलान्यास हो पाया अभी तक। और उसके बाद से जो है कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसमें क्या कहा जाए कि यहाँ के प्रतिनिधि, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार, यदि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाया या पक्का पुल निर्माण के लिए कई वर्षों से मांग चल रही है, तो इसमें आप क्या मानेंगे कि आने वाले कल में किस तरीके से स्थापना हो सकती है, या क्या इसको माना जाए कि जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि सही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के? जो प्रतिनिधि बनते हैं, प्रश्न ये है कि उनकी रुचि और समझ क्या होती है। एक तो ये होती है कि राजनीति करना है, राजनीति के केंद्र में रहना है, सुविधाएं मिलते उनका भोग करना है और जीवन बिताना है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ये समस्या रही कि उन्होंने इस विषय को कभी उठाया नहीं। जो प्रश्न उठा काशी नरेश राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का, वह वहाँ के विद्यार्थियों ने, युवाओं ने, वहाँ पढ़े लिखे लोगों ने उठाया। किसी जनप्रतिनिधि ने कभी उठाया हो ऐसा कभी संसद या विधानसभा में ये प्रश्न कभी एक बार भी नहीं आया प्रश्न के रूप में। जो पुल की बात आपने किया, भदोही में गंगा जी पे पुल का प्रश्न कभी भी हमने सांसद को लोकसभा में उठाते नहीं देखा है, इसलिए हमारी जानकारी है, समझ है। तो प्रश्न यह है कि जब प्रतिनिधि इनकी चिंता से भर जाएगा, जिएगा। भदोही लोकसभा क्षेत्र में वर्षों पहले कई बड़ी चीजें यहाँ हुई थी, बनी थी, लेकिन भदोही लोकसभा क्षेत्र विगत 20 वर्षों से लगभग 30 वर्षों से या 40 वर्षों से उपेक्षित है। काशी प्रयाग के मध्य में भदोही दबा हुआ है। मजबूत, दमदार, क्षेत्रवान, शिक्षा में निष्णात व्यक्ति यहाँ चाहिए जो पूरा खाका खींच सके। भदोही के लोकसभा क्षेत्र का श्यामधर मिश्रा जी के बाद कोई ऐसा सांसद भदोही क्षेत्र को नहीं मिला है जो अपने विकास का कोई एक भी काम गिना सके जो छाप छोड़ पाया हो। और हमें याद है कि हमारे नाना जी ने कहा कि श्यामधर मिश्रा के नाम पर ही मेरा नाम श्यामधर तिवारी रखा था। ये मैं आपको विधिगत बात बता रहा हूँ। हो सकता है इतिहास कहीं करवट ले रहा हो कि फिर श्यामधर मिश्रा के नाम से अब श्यामधर तिवारी आ गए हैं और ये कार्य यहाँ होगा और ये आपको कर रहे हैं और होता है। जब आप सच्चे होते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सुनना चाहेंगे। जब आप इधर उधर की छोटी छोटी सोच, छोटी छोटी राजनीति में रहेंगे तो आपको कोई नेता बहुत सुनना नहीं चाहेगा, ना महत्व देगा। आप यहाँ के कहने के जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन हर जनप्रतिनिधि, हर सांसद का भार व्यवहार में, कार्य में, परिणाम में भिन्न भिन्न हो जाता है। वो अपने चरित्र और समझ, सूझबूझ, समर्पण, परिश्रम, सेवा के काम। आपका जनता भी नहीं है। जनता जब ये चिल्ला रही है, रो रही है कि कहाँ है सांसद जी, किनसे मिले, कहाँ जाए, कहाँ रहते हैं, तो आप बताइए उनका कोई प्रभाव पड़ेगा शासन के, सरकार पे? कोई देखा जाए कि जो मूलभूत चीजें होती हैं, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, इस सब की मुद्दे की बात है। जनता, आम जनमानस को शिक्षा और स्वास्थ्य की विशेषता उनको मानना चाहिए कि हमें मूलभूत चीजें हमारी यही है। लेकिन वो अपने जिले में माना जाए दोनों व्यवस्थाएं, चाहे वो अभी शिक्षा की देखा जाए तो विश्वविद्यालय नहीं मिल पा रहा है, और स्वास्थ्य की बात की जाए तो जिला अस्पताल पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाया है कि जिस तरीके से जो सुविधाएं हमें, क्योंकि यहाँ पे रेफर कुछ ऐसा होता है कि लोग जाते हैं और यहाँ से रेफर हो जाते हैं इलाहाबाद या वाराणसी के लिए। और आम गरीब आदमी जो होता है वो किस तरीके से अपने परिवार को मैनेज करे या लोगों को मैनेज करे कि यहाँ से छोड़ के अपने बच्चों को या अपने परिवार को लेके जाए वाराणसी के लिए, वहाँ रहकर और स्वास्थ्य की सुविधाएं दे पाए लोगों। लेकिन सबसे बड़ी आपके पास ऐसा क्या प्रपोजल है कि जो इन सब मुद्दों पे आप तो मान लीजिए भदोही की जनता आपको चयन कर लेती है, तो ऐसा क्या प्रपोजल आपने तैयार किया है कि जिसपे आप मतलब ये सारी सुविधाएं उनको दे सकेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में दो बातें कहूंगा। एक तो CNPG को विश्वविद्यालय की मांग हम लोग बहुत ही ढंग से और कई प्रकार से और लगातार करेंगे और विश्वास करते कि वो होगा। आसपास जब विश्वविद्यालय खुलने, जौनपुर विश्वविद्यालय नहीं था, शिक्षा का कोई ऐसा केंद्र भी नहीं था, पूर्वांचल विश्वविद्यालय बना, अब यहाँ मिर्जापुर बना, तो अब क्रम अगला CNPG का ही है। वाराणसी में भी कई विश्वविद्यालय हैं, प्रयाग में भी कई हैं, तो यहाँ कम से कम एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। दूसरे जो यहाँ के सरकारी विद्यालय हैं और जो अन्य विद्यालय हैं नीचे का स्तर पर, माध्यमिक विद्यालयों में और निजी विद्यालयों में, उनमें क्योंकि मेरी स्वयं की शिक्षा 8 विश्वविद्यालयों से है, ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से देश के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय,
ऐसे ऐसे कई और विश्वविद्यालय से शिक्षा का अवसर मिला। तो हम उस शिक्षा के ज्ञान अनुभव को इस क्षेत्र के विद्यालयों को एक शिक्षा का हब बनाना चाहेंगे और प्रत्येक विकासखंड में ITI खुले ताकि रोजगार का अवसर मिले। जो बच्चे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते, जबरदस्ती BA MA की डिग्री उनको परिवार दिलाता है या लोक समाज दिलाना चाहते हैं, उनको तकनीकी कौशल मिले। तो ITI का जाल बने भदोही औद्योगिक रूप से जाना जाता है। तो शिक्षा को और प्राविधिक शिक्षा को, और ये सब तब होगा जब हम स्वयं उपलब्ध होंगे। इस विद्यालय वहाँ प्रबंधक हो प्राचार्य, उनसे हम एक मैत्री बनाएंगे, संपर्क करेंगे, योजनाएं मिल करके करेंगे। हमारा एक सवाल आपसे और है कि इलाहाबाद और वाराणसी के मध्य में गोपीगंज काफी सुरक्षित रहता है। हमेशा देखा गया है कि गोपीगंज में इसको हब माना जाता है, चाहे वो इर्द गिर्द के लोग, तमाम लोग आते हैं वहाँ पे मार्केटिंग और शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पर अभी तक ऐसी बस स्टैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तमाम यात्री को देखेंगे आप, बस से वही रास्ते हाईवे के जो सर्विस लेन के नीचे बना हुआ है और ब्रिज के नीचे, वहीं पे बसें रुकती हैं। इसके लिए आप क्या कोई ऐसा चीज सोचे हैं अपने माइंड में कि बस अड्डे के लिए? आप बस अड्डे के अतिरिक्त आपका पिछला वाले प्रश्न का थोड़ा उत्तर से बता दूं कि गोपीगंज में क्योंकि डीह का क्षेत्र उधर है, इधर भदोही है, भदोही के मध्य में लगभग गोपीगंज पड़ता है, शहर पहुंच सकते हैं। तो भदोही में एक अत्याधुनिक नया चिकित्सालय की हम मांग करेंगे पहला तो, जो ट्रॉमा सेंटर के रूप में हो, दुर्घटनाएं और ईश्वर कहीं न हो ऐसी, तो चिकित्सा सुविधा के नाम पर एक बिल्कुल नया संस्थान आना चाहिए गोपीगंज से। जो प्रयागराज से जो विधानसभाएं आती है वहां से लोग लाभान्वित होंगे, और राई के लोग होंगे, भदोही के लोग होंगे, डी के लोग होंगे। अब आपने प्रश्न किया गोपीगंज में बस अड्डे की। निश्चित रूप से जो गोपीगंज का बाजार है वो केंद्र में है, मिर्जापुर के केंद्र में, भदोही के केंद्र में, प्रयाग वाराणसी केंद्र में है। तो सुंदर एक अच्छा वहाँ बस अड्डा ऐसा होना चाहिए। बस अड्डा जहाँ है वो केवल सड़क पर है, वहाँ कोई स्थान नहीं है। एक बस अड्डा भी आपने जो कहा है वह गोपीगंज की आवश्यकता है, हम भी ऐसा मानते हैं और उसकी बात मांग की जाएगी। और अब सरकारें भी इन विषयों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये कराना बहुत कठिन नहीं होगा जब ये योजना में आएगा। ये उतनी बड़ी मांग नहीं जितनी बड़ी मांगे हम लोग विश्वविद्यालय की और गंगा पर खेत की मांग कर रहे हैं, तो ये भी बात और काम किया जाएगा। अच्छा, भदोही में हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस चैनल को, आप उनको क्या संदेश देंगे कि आने वाले कल में किस तरीके से वो मतदान करें, या क्या उनके मुद्दे होंगे? तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, तमाम संगठन के लोग हैं, एक दूसरे की तरफ खींचातानी भी चले, लेकिन आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं भदोही के भाइयों से, माताओं से, बहनों से, बेटियों से, बेटों से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रत्याशी को, जिसमें यह आपके सामने बोल रहा व्यक्ति डॉक्टर श्यामदत्त तिवारी जी सम्मिलित है, आंख मूंद करके किसी परिचय से, किसी जात से, अन्य किसी कारण से मत न दीजिए जब तक आप उस व्यक्ति के चरित्र को, उसकी योजना को ठीक से समझ न लें। नहीं जानते हैं तो प्रश्न करें, पता करें। और हम मिट्टी का घड़ा भी लेते हैं 10-50 रुपए का, तो ठोके बजाते हैं, तो आप ठोके बजाएं। आप छोटी छोटी लालच में, लोभ में, एक दिन के वोट में आ जाते हैं और फिर 5 वर्ष तक धोखा खाते हैं। तो जो भी प्रत्याशी आए, आप मंच सजाएं। अब आप कहेंगे कैसे होगा, तो मैं कहूंगा मंच सजाएं। 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए जय करें जो समर्थ हैं, ने खुले मैदान में करें और सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित करें। उनसे आप प्रश्न करें, उनका इतिहास पूछें, उनका इतिहास पता करें और उनकी योजनाओं को देखें और उससे आप परीक्षण करें कि कौन सा प्रत्याशी आपके उपयुक्त होगा। यदि आपने पैसे को देखा, मुर्गे को देखा, शराब को देखा, तो निश्चित जानिए कि अपनी दुर्दशा के लिए और कोई तो 50 पैसे जिम्मेदार है, 50 पैसे आप जिम्मेदार हो। और हम आपको ये कहते हैं कि भदोही को जगाएंगे, और भदोही को जगाने और उठाने के बाद यही किसी को सौंप करके हम संन्यास भी लेंगे। हम करपात्री जी महाराज का स्मरण करते हैं, महान पुरुषों का करते हैं, बलिदानियों का करते हैं, यहाँ के अच्छे नेताओं का करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सबका सहयोग मांगते हैं कि आप सभी लोग यदि समझते हो कि हम आपकी कसौटी पे खरे उतरते हैं और हमें 99 पैसे नहीं 100 पैसे आपकी कसौटी पे खरे उतरे, तो आप हमें समर्थन दीजिएगा। हम जहां भी होंगे व्यवहारिक राजनीति करेंगे, देश के लिए करेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत अव्यवहारिक होंगे। मैं जेएनयू का छात्र नेता रहा हूँ, मैं CNTG का छात्र नेता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकारी संघ का छात्र नेता रहा हूँ। यहाँ भी व्यवहारिकता से काम करेंगे, लेकिन हम जाने जाते हैं कड़े निर्णय के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए, और जो कहते हैं उसको पूरा करने के लिए। और हम ऐसे माँ के लाड़ों को खोजते हैं कि हमको हमारा लक्ष्य नहीं मिला तो रात 12 बज जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए, उसको पूरा करेंगे। जो कहा है उसको आप देखेंगे भारत की संसद में एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कि हम एजेंडा अपना पूरा घोषित कर दिए हैं, ये फैल जाएगा। दे रहा हूं मैं चैनल को
कि इन्हीं विषयों के लिए काम करेंगे, और यदि इन विषयों से जरा भी इतर आपको दिखे तो वह हमारा कोई सांसद का दायित्व कार्य भी हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत कोई कार्यकारण नहीं होगा। मुझे किसी से और कुछ इसके अतिरिक्त नहीं कहना है। मैं आपको एक प्रामाणिक आधुनिक भारत का 2047 के भारत का एक सच्चा पक्का नेतृत्व का प्रमाण देने की इच्छा से, परिवर्तन की इच्छा से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी लोग परखें और फिर अपना समर्थन दें। हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंचेंगे, यदि न पहुंचे तो आप ही हमारे साथी भाई कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं आपके लिए काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करूंगा। आपके मन में बैठे हृदय में बैठे ईश्वर को प्रणाम करता हूं, और मैं अपनी यात्रा आपके पास आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, करता रहूंगा। हमारे साथ सत्यमेव जयते थे, इनसे चर्चाएं हुई भदोही को लेकर, आम जनमानस की समस्याओं को लेकर, और इन्होंने जो अपने प्रपोजल को तैयार किया है और बखूबी इस बात को रखा कि हमारी यदि हमें यहाँ की भदोही जनता चयन करती है और हमें सांसद बनाती है तो हम खड़े उतरेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DRN भारत।